चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों को मैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा दिया था। उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कूलॉम लॉ, ये एक्चुअल में जैसे क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि उसमें दो मास, है ना, m1 और m2। तो दो मास के बीच में जिस तरह से एक फोर्स लगता है, एज इट इज टू चार्ज के बीच में भी एक फोर्स लगता है, एक फोर्स क्रिएट होता है। डिफरेंट ये है कि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल अट्रैक्शन का ही फोर्स लगता है, बट यहाँ पर चार्ज के नेचर के अनुसार से रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कूलॉम का नियम क्या है और किस तरह से उसको समझा जाता है और वो किस किस चीज़ों से प्रभावित होता है। इसी के बेस पर हम लोग यूनिट चार्ज को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं कूलॉम का नियम क्या है। कूलॉम लॉ, यहाँ पर ध्यान देने, अच्छा मैं पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पिछले हम लोग जो पढ़े तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं कि वहाँ पर अगर ये m1 मास का है और ये क्या था, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर एक m2 मास था, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता था वो फोर्स होता था, आपने पढ़ा है कि उन जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों मास के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है। और क्या होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ये प्रोपोर्शनेट होता है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करके हम लोग कैसे लिखे थे, m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या है r², और यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट g लगाया था, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, और ये क्या था अपान r²। एज इट इज कुछ इस तरह से यहाँ पर भी हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसा होता है ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद एक चार्ज क्या है Q2। लेट अस से सर्टेन डिस्टेंस विल बी R दिस। ओके, नाउ व्हाट हैपन, अगर, लेकिन एक बात और ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो फार्मूला जो हम लोग या फिर रूल जो कहता है कि ये जो कूलॉम्स का लॉ है ये एक पॉइंट चार्ज पर अप्लाई होता है, अर्थ और मून। तो मून क्या है उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, या स्टार को देखिए। स्टार एक पॉइंट की तरह दिखाई देता है, लेकिन स्टार पॉइंट की तरह नहीं। हमारे अर्थ और स्टार के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि अर्थ से भी बड़ा स्टार एक पॉइंट की तरह दिखाई देता है। तो कोई वस्तु, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसकी दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर वो पॉइंट चार्ज अगर नहीं होगा तो उसमें जो लगने वाले फोर्स का जो डायरेक्शन है वो स्कैटर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो रूल होता है एक पॉइंट चार्ज पर अप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लेट अस से Q1 is the magnitude of this and Q2 is the magnitude of this। अगर इसका जो चार्ज बोले ये पॉजिटिव मानिए, ये पॉजिटिव मान लीजिए, या इसको पॉजिटिव या इसको नेगेटिव, हम उस चार्ज के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सा क्या चार्ज है क्या है। हम तो अभी ये देखना चाहते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो कूलॉम ने नियम बताया कि दोनों चार्ज के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती होता है।
वो फोर्स है ना। तो यहाँ पर लैंग्वेज में हम लोग इसको लिख लेते हैं कि किस तरह से है पता है और इसको हम इक्वेशन के टर्म में लिख लेते हैं Q1 Q2 एज फर्स्ट। अब सेकंड क्या कहता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों, अब इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी यार ये प्रोपोर्शनल हो गया यार, समानुपाती है तो, और ये प्रोपोर्शनल 1 क्या हो जाएगा R², दिस इज सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, अटैच करके लिखते हैं इज। अच्छा एक बात याद रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल है इसलिए मैं FE भी लिखूंगा या F इलेक्ट्रिकल फोर्स आप समझेंगे। तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है R², समानुपाती। तो जैसे ही समानुपाती को हम लोग हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और यहाँ पर एक कूलम्ब कांस्टेंट C की बात करते हैं, C लगाया मैंने। तो ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है R², ये हमारा एक क्या हुआ फॉर्मूला। हाँ, इसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये कूलम्ब का रूल क्या कहता है, लॉ जो है वो क्या कहता है। अब आगे देखिए यहाँ पर जो C क्या है ना, तो इसको मैं बोल दिया था C एक क्या है कूलम्ब कांस्टेंट है ना, नियतांक। तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये जो है इन दोनों चार्ज के बीच में मीडियम और यूनिट के बेस पर ये डिपेंड करता है। ये क्या होता है, इसे किस पर डिपेंड करता है बोला था, मीडियम पर डिपेंड करता है। एंड क्या है यूनिट है ना, हम लोग कौन सा यूनिट का मतलब है SI पद्धति है, CGS क्या क्या है, इसके मापन की पद्धति पर ये निर्भर करता है। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर कैसा है कि मान जाए ये एक चार्ज है ये, और ये एक चार्ज है। यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ, और यहाँ पर एक मास है और ये समझिए हमारा अर्थ है। इस वस्तु को अगर मैं नीचे यहाँ पर अगर यहाँ से मैं अगर इसको नीचे ऐसे छोड़ूंगा, ये इस पर जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स आप समझ लीजिए कैलकुलेट करके। इसके बाद अगर इसके बीच में हम लोग मान लिया एक कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम इसको इस तरह से करते हैं, ये मेरा जो हाथ है वो अर्थ है और ये वस्तु है, इसको अगर मैं ऐसे छोड़ रहा हूं तो ये जिस स्पीड से गिरेगा, जितना फोर्स लगेगा ये तो आप समझ गए। लेकिन अगर इस वस्तु के बीच में मैं कोई अगर ऐसा एक मीडियम ले आता हूं, जैसे ये एक मीडियम ले आया है ना, इसके लकड़ी ले आया, अर्थ ये है। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ से ये गिरेगा तो क्या इसकी स्पीड चेंज हो जाएगा क्या, या इस पर लगने वाला बल कम हो जाएगा क्या, तो नहीं। तो इसके बीच में मीडियम आया तो कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो क्या होता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जब कहानी होता है तो उनके बीच में जो लगने वाला बल वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि कुछ इस तरह से इसको, एक मिनट, ये क्या करती हैं, एक स्ट्रिंग्स, एक पतला तार, एक अदृश्य किरणें चार्ज जो है भेजती हैं या निकलती है समझिए। तो मान लीजिए इसमें जो एनर्जी है, ताकत है, जो फोर्स है वो 100 न्यूटन का है समझिए, एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां पर बीच में अगर कोई रुकावट नहीं है तो इस पर 100 न्यूटन का फोर्स अनुभव होगा, लगेगा उसमें। लेकिन अगर इसके बीच में कोई मीडियम रख देता हूं मैं, ऐसा कोई एक माध्यम रख देता हूं, है ना, मीडियम यानी माध्यम ना,
माध्यम। और माध्यम का मतलब आप ये समझ जाइए कि कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दीजिए या पानी रख दीजिए या सॉलिड, कुछ भी एक रख दो चलेगा। तो यहाँ पर अगर 100 न्यूटन का अगर ये भेज रहा है तो ये मीडियम के कारण से ये इफेक्टेड होगा और ये 100 का 100 इधर आगे नहीं जा पाएगा। अच्छा, इसको हम समझने के लिए कुछ इस तरह से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल, ये ट्यूबवेल, और यहां से पानी निकल रहा है बहुत स्पीड से, और यहां पर एक टारगेट रख दिया हूं मैं, टारगेट। तो ये जिस स्पीड से इसको पड़ेगा आप समझ जाइए। लेकिन अगर बीच में मान लीजिए मैं एक गद्दा रख दिया, गद्दा जो जालीदार है, जालीदार, इसमें बीच बीच में छेद है, तो भाई ये मीडियम आया तो अभी पानी जो है क्या करेगा, ये तो उसको कुछ ना इफेक्ट करेगा, वो उतना स्पीड से इसको हीट नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ चार्ज पर होता है कि चार्ज जो है मीडियम पर डिपेंड करता है। अब इस मीडियम को हम लोग किस तरह से समझेंगे, एक चीज और देखिए। बाय द वे एक एग्जांपल है, समझने के लिए हमने इसको बनाया है कि अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स या एनर्जी भेजता है और बीच में एक ऐसा मीडियम है कि ये 90 को ये एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब 90 को, तो कितना आने दिया, 10। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10। चलिए, एक मीडियम ऐसा था, ये यहां पर ऐसा करके ये 100 तो भेजा, लेकिन ये ना 40 को एब्जॉर्ब कर लिया और 60 गया यहां से, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, 60। तो यहां ध्यान दीजिए कि ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, यही इसकी एक, हम जो इसका फिजिक्स में एक नेम दिए, परमिटिविटी। हमने क्या दिया, परमिटिविटी। आगे लिखते हैं इसको, परमिटिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता, ऐसा। और इसका जो नोटेशन होगा, मैं परमिटिविटी, एक वर्ड आया है, परमिटिविटी क्या है अगर बोला जाए तो एक तरह से ये समझ जाइए कि दो चार्ज के बीच में परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता ऐसा चीज होता है कि उनके बीच में लगने वाले फोर्स को प्रभावित करता है ना। दो, आप इसे एप्सिलॉन से किया जाता है ये। तो यहां पर थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि इसकी परमिटिविटी कितनी है, जितना रोकता है, क्या इसके अंदर में रहता है क्या नहीं, लेकिन प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये मान लीजिए 90 को रोका, तो इसकी परमिटिव कितनी है, 90 है, समझिए, है ना। इसकी परमिटिविटी कितनी है बोलने से मान जाए कितना को रोक रहा है, कितना, 40 है ना, तो इसकी परमिटिविटी क्या है, 40 है। तो यहां पर एक ध्यान दीजिए, अगर ये जिसकी परमिटिविटी 90 ज्यादा है तो उन दोनों अब इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, 10। और जिसकी परमिटिविटी 40-40 कम है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, 60। तो परमिटिविटी अगर ज्यादा रहने से फोर्स कम लगता है। तो यहां पर एक चीज हम लोग डिसाइड किए कि जो अगर एप्सिलॉन का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर एप्सिलॉन का वैल्यू अगर कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। तो फोर्स और परमिटिविटी एक दूसरे के क्या हुए, इन्वर्स हो गए। और इन्वर्स हुए तो उसको हमको कैसा लिखना आता है हम जानते हैं। चलिए, दूसरी बात, एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर एक चार्ज है, अब एक छुई मुई का फूल आता है जिसके पत्ती को अगर आप टच कर दोगे तो सिकुड़ जाती है, तो फूल को अगर आप देखेंगे ना तो चारों तरफ से रेशा निकल रहता है एकदम। तो कुछ इस तरह से अगर ये एक चार्ज और ये एक चार्ज है, तो इससे चारों तरफ रेशा निकला है, इससे चारों तरफ रेशा निकला है,
तो उसका जो एक रेशा होता है ऐसे करके, उस एक रेशे के कारण से क्या होता है, फोर्स लगता है। समझिए, एकदम पतली सी लाइन, इस चार्ज का और इस चार्ज का दोनों एक रेशे पतली सी लाइन की वजह से इसमें क्या करता है, फोर्स। प्रभावित चारों तरफ से निकल रहा है उसकी स्ट्रिंग्स। तो आप जान रहे होगे, आप जब सॉलिड एंगल पढ़े होगे, है ना, तो कितना होता है चारों तरफ का, अगर बोला जाए यहाँ पर एक है तो पूरा एंगल कितना होता है बोलने से 4 पाई। 4 पाई में से एक ही जा रहा है तो 1/4 पाई, 4 पाई में से एक कर रहा है इसलिए 1/4 पाई हो गया। तो यहाँ पर जो C होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए, चूंकि चारों तरफ से निकल रहा है, 4 पाई एंगल से निकल रहा है और उसका एक स्ट्रिंग की वजह से फोर्स लग रहा है। और मैं एक चीज बताया हूं कि अगर परमिटिविटी अगर कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, तो इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो हम जो है यहाँ पर C का वैल्यू डिसाइड किए, तो इसको इसमें रखते हैं फर्स्ट में। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये क्या हो गया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अभी ये फार्मूला पूरा नहीं हुआ है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एप्सिलॉन क्या है क्या नहीं है, थोड़ा समझिए। देखिए, यहां मैं 3 तरह से बताऊंगा, जैसे ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन R। थोड़ा समझेंगे बात को ना, तीनों में डिफरेंट क्या है। ये जो एप्सिलॉन है मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, थोड़ा समझिए यार एकदम ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास वाटर है, तो वाटर कितना एब्जॉर्ब करेगा, उसका एक अलग परमिटिविटी होगा ना, वो कितना रोक पाएगा। अच्छा, वाटर को हटा दिया, मैंने बर्फ लेके आया, तो बर्फ जो है कितना स्ट्रिंग्स के एनर्जी या ताकत को रोकेगा, उसका एक अलग से परमिटिविटी होगा। तो बर्फ एक मीडियम है, पानी एक मीडियम है। मान लीजिए यहाँ पर शहद लेके आया, हनी, तो ये हनी कितना को रोकेगा, तो हनी का एक अलग परमिटिविटी होगा। ये लाइन समझ आ रहा है। तो प्रत्येक मटेरियल का अलग अलग क्या होता है, एक परमिटिविटी होता है, तो उसको हम लोग एप्सिलॉन से लिखते हैं। तो एक काम ऐसा करते हैं, इसको मैं एम लिख देता हूं, ये मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हाँ, चलिए एक स्टेप और आगे जाते हैं। अगर ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, इसके बीच में एयर है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो फ्री स्पेस और एयर का भी कोई ना कोई एक परमिटिविटी होगा। तो फ्री स्पेस और एयर के परमिटिविटी का कोई एक वैल्यू होगा, वाटर का कोई एक वैल्यू होगा, और हनी का कोई एक वैल्यू होगा, बर्फ का कोई एक अलग वैल्यू होगा, लकड़ी का कोई एक अलग वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम अगर एयर और स्पेस को अगर छोड़ देते हैं, तो बाकी जो मटेरियल बचे हैं वो सब के परमिटिविटी को हम लोग क्या है, एम से करते हैं। लेकिन जहां एयर और स्पेस वाला जब बात आता है, उसकी परमिटिविटी को हम लोग ऐसा एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। मतलब एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिख देता हूं। मतलब ये माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, और ये हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। याद रखिए, अगर मैं एप्सिलॉन एम बोलता हूं तो माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट बोलता हूं तो क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। यहां पर एक और आता है एप्सिलॉन आर, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी।
परमिटिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता हिंदी में। सुनिए, तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये किसी, देखिए अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखें, ये EM क्या है बोलने से माध्यम की विद्युतशीलता, E नॉट क्या है बोलने से हवाई निर्वात की विद्युतशीलता, सॉरी E नॉट नहीं एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन R क्या है बोलने से रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये भी एक माध्यम का ही होता है। अच्छा, अब इसको मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझेंगे। माना कि यहां एक पर्सन है A, B और एक क्या है C। तो इस A पर्सन के पास 100 जूल एनर्जी है ना। B पर्सन के पास 200 जूल एनर्जी है और C पर्सन के पास मान लिया 50 जूल एनर्जी है। तो याद रखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। इसके पास 200 जूल एनर्जी है इस बंदे के पास। तो क्या होता है, ये A इससे लड़ने के लिए जाता है, तो इस A को इसके ताकत का अंदाजा रहेगा। समझ आ रहे हैं? अब क्या होता है, ये C इससे लड़ता है, तो इस C को इस A के ताकत का अंदाजा रहेगा। अब आगे क्या होता है, अब C बोलता है मैं B से लड़ूंगा, लेकिन A बोलता है इसके पास 200 जूल एनर्जी है, उसको समझ नहीं आता है। ध्यान से सुनिए, A जो है B से लड़ा है, यानी A को पता है इसका ताकत कितना हो गया, और C जो है A से लड़ा है, तो C को पता है कि A का कितना है। अब C बोलता है मैं B से लड़ूंगा, तो A जो है बोल दिया कि इसके पास 200 जूल एनर्जी है, तो C को समझ नहीं आया, फिर भी मैं लड़ूंगा बोलता है। हाँ, लेकिन जब ये लड़ने के लिए इसके पास जा रहा था, तब A फिर बोला अरे भाई B का जो ताकत है मेरे से 2 गुना है। 2 गुना कैसे आया, 200 बटा क्या कर दिया 100 इज इक्वल टू 2, ये 2 गुना है। बीज का जो एनर्जी है वो किसके एनर्जी से 2 गुना है, A के एनर्जी से 2 गुना है। C जो है अब लड़ने नहीं जाता, ना बाबा मैं इससे और नहीं लड़ूंगा। देखिए पहले भी इन्हें जानकारी दिया था इसके पास 200 है, तो फिर भी ये दौड़ रहा था बेटा, लेकिन बोल दिया कि B का जो एनर्जी है मेरे से 2 गुना है। तो इस C को कौन सा लैंग्वेज समझ में आया, ये 2 गुना, क्योंकि ये C इससे लड़ा है, तो ये जान रहा था इसके पास कितना ताकत है। तो इससे अगर इसके पास 2 गुना है तो मैं तो उससे और नहीं लड़ पाऊंगा बोलता है। तो C को कौन सा बात समझ में आया, क्या B का मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताया वो समझ में आया, कि एक दूसरे का ये तुलना करके जब वो बताया वो समझ में आया। तो C को तुलना करने वाला चीज ज्यादा समझ में, कुछ बात समझ में आ रहा है। यही जो कंपेरेबल होता है, रिलेटिव होता है। तो ये 200 क्या है बोलने से ये मीडियम की परमिटिविटी है, 100 क्या है बोलने से मीडियम इस A का परमिटिविटी है, लेकिन 2 क्या है बोलने से हम किससे कंपेयर किए हैं, B से। B को हमने स्टैंडर्ड माना है ना। तो B की सॉरी यार, B का तो 200 डिवाइडेड बाई क्या है 100, तो 100 को डिवाइड दिया तो ये 2 गुना है बोल दिया है। तो ये जो 2 गुना है मेरे से इसका ताकत 2 गुना है, तो ये जो 2 है आप ऐसा समझिए, इसको अगर स्टैंडर्ड मानो, स्टैंडर्ड है ना,
तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी जो परमिटिविटी है, एक का आपेक्षिक ताकत 2 है और ए का निरपेक्ष ताकत 100 है। तो निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट का मतलब उसके पास उतना है, और जहां रिलेटिव हो जाता है वहां पर स्टैंडर्ड टर्म से तुलना करते हैं, वो 2 है। तो अब मान जाए एक डी आया, डी के पास 1000 जूल एनर्जी है। तो 1000 जूल एनर्जी है बोलने से हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इस डी का आपेक्षिक ताकत 5 है, मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि बी से 5 गुना ये अधिक है। मैं इसको बी से 5 गुना अधिक है, इसको 1/2 लिखूंगा, याद रखेंगे। ए का अपेक्षिक ताकत क्या है? 1/2 है, यानी बी का आधा है, ऐसा। क्योंकि हम जो है इसको अगर स्टैंडर्ड माने हैं ना, तो इसको आप ये समझिए कि इसके ताकत को हमको अंदाजा है, बी के ताकत को दुनिया भर के लोगों को अंदाजा है, सब लड़ लिए हैं बी से, तो बी का ताकत हमको पता है। तो मान लीजिए डी 1 आया, तो डी के पास 1000 था, यानी निरपेक्ष ताकत डी के पास 1000 है, तो 1000 हमको समझ में नहीं आया। लेकिन डी का अपेक्षिक ताकत 5 है, 5 है अगर बोल दिया, अपेक्षिक ताकत 5 है, तो इस 5 को चुपचाप आप बी से मल्टीप्लाई करो 200, तो हमको समझ में आ जाएगा कि उसके पास 1000 है। समझ आ रहा है? तो यहां पर हमको क्या समझना है कि अपेक्षिक ताकत और जो स्टैंडर्ड हमने जो माना है, अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका एब्सोल्यूट निकल जाता है, निरपेक्ष निकल जाता है। जैसे ई है, ई का निरपेक्ष मान लिया जाए 2000 है, और स्टैंडर्ड कौन है? बी। तो इसका जो ई का जो अपेक्षिक ताकत है, अपेक्षिक ताकत मान लिया ई का अपेक्षिक ताकत हम ऐसा मानते हैं कि कितना हो जाएगा? 10। तो इस अपेक्षिक ताकत को बी के निरपेक्ष ताकत से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको उस ई का निरपेक्ष ताकत पता हो जाएगी। तो ये तो कुछ मैंने एक एनर्जी का एक बात बताया, समझना क्या है, ये थोड़ा सा उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो यहां पर थोड़ा समझिए, जैसे इसमें स्टैंडर्ड हमने किसको माना था? बी को माना था। तो यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड हम हवा या निर्वात को मानेंगे। यानी दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला बल है, हवा या निर्वात में कितना लगता है हमको पहले से पता है। तो स्टैंडर्ड कौन हो गया? हवा या निर्वात। हम हर किसी को हवा निर्वात में कितना बल लगता है उससे ही तुलना करेंगे। हाँ, अभी थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए एक चार्ज है और एक चार्ज है, Q1 चार्ज है और ये क्या है? Q2 चार्ज है। तो हवा या निर्वात इनके बीच का माध्यम है, तो इसमें लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है? 100 है। एग्जांपल ले रहा हूं। अब इसी Q1 और Q2 के बीच में क्या आ गया? पानी आ गया। तो यहां पर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना हो गया? 50 हो गया। तो पानी का एक अलग से E होगा और पानी का एक अलग से ER होगा। पानी का अलग से E होगा यानी इसकी एक विद्युतशीलता होगी, और ER का मतलब क्या हुआ? हवा की विद्युतशीलता और पानी की विद्युतशीलता का
तुलना करके हम लोग यहाँ बताए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मीडियम की विद्युतशीलता और मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, अगर दोनों को एक दूसरे से आप क्या कर दें, डिवाइड दे दें, तो इस पानी का हमको अपेक्षिक विद्युतशीलता मिल जाएगा। ऊपर में जो रहेगा उसी के ये विद्युतशीलता कहलाएगा। समझ आ रहा है। जैसे ये ऊपर में मीडियम है, नीचे में इसको होना ही है, जरूरी है, ई नॉट। तो ई आर क्या होता है बोलने से, ई एम डिवाइडेड बाई ई नॉट। तो अगर ऊपर में ई मीडियम की जगह अगर पानी है, पानी की विद्युतशीलता डिवाइडेड बाई हवा निर्वात की विद्युतशीलता, तो ये जो ई आर होगा वो पानी की अपेक्षिक विद्युतशीलता होगा। ये आपको समझना है। इस तरह से जो सी के जगह में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। अब उनके बीच में मीडियम है तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ऐसा। अब मैं आपको बता दिया था कि ई आर को हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे, ई आर को के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ई आर क्या है, ऊपर में ई एम डिवाइडेड बाई ई नॉट, माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइडेड बाई क्या है, हवा निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पर के इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम, सॉरी यार ई एम नहीं है, एप्सिलॉन। तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आगे थोड़ा और देखिए, जो ई एप्सिलॉन आर जो होता है, अगर ऊपर में वाटर है और ये क्या है, फ्री स्पेस होगा, तो इस आर को मैं बोलूंगा वाटर की अपेक्षिक विद्युतशीलता। अच्छा, हवाई निर्वात की अपेक्षिक विद्युतशीलता बोलने से हवा या निर्वात की अपेक्षिक विद्युतशीलता, हवा निर्वात की अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये अपेक्षिक विद्युतशीलता मैं किसका निकालना चाहता हूं, हवाई निर्वात का, तो यहाँ हवा निर्वात का लिखूंगा, डिवाइडेड बाई किससे, स्टैंडर्ड टर्म से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहां पर यदि माध्यम हवा या निर्वात है तो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के का वैल्यू यहां पर क्या हो गया है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁻⁴ क्या होता है, 9। 9 × 10⁻⁴ कितना होता है, 9। अब इसका यूनिट इकाई मस्ट है, तो इसको यहां रख दीजिए। फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन। ये आर स्क्वायर उधर जाएगा, मीटर स्क्वायर। फिर Q1 Q2 इधर आके डिवाइड होगा, इसलिए डिवाइड कूलम स्क्वायर। याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर पाई का वैल्यू अगर यहाँ 22/7 रख देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से जो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आता है मैं उसको लिख दे रहा हूं, है ना। अब सुनिए, इसका जो इकाई क्या होगा, इस एप्सिलॉन नॉट को आप इधर ऊपर लेके आइए, ले आए ऐसा, और फोर्स इधर चला गया, तो ये क्या हो गया, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, खत्म। ये सारे बातें आपको याद रहना है, यहां से आप सीखेंगे, ठीक है ना।
देखिए मैं आपको बार बार अगर डाउट रहेगा कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट ये सब क्या है तो पूछेंगे तो मैं एक बार फिर बताऊंगा। देखिए इसका मीनिंग ये है कि हमको दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला बल है, हवा निर्वात में कितना लगता है हम इतना जानते हैं, है ना। हवा निर्वात का जो विद्युतशीलता है वो कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी दो चार्ज को हवा निर्वात में कितना बल लगता है उसको हमको जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोला कि वाटर की जो विद्युतशीलता है वो है 9 एग्जाम्पल ले रहे हैं 9.23 इंटू 10⁻⁻6 है। तो आप नहीं बता सकते कि उसके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, आप अंदाजा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर मैं वाटर का जो रिलेटिव परमियाबिलिटी है, आपेक्षिक विद्युतशीलता अगर मैं 2 है बोल दूंगा तो यानी ई आर यानी 2 है, ई आर यानी के, तो यहाँ 2 को रख दीजिए। तो अगर इसके जगह में अगर आप इस 2 को रखेंगे तो ये वाला सारा फार्मूला किसका हो गया आप बोलने से 1/4 नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये सारा फार्मूला किसका हो गया बोलने से ये पानी का हो, ये सॉरी हवा निर्वात का हो गया। और हवा निर्वात को आपको पता है तो उसमें केवल और क्या करना है 2 से डिवाइड देना है। तो हवा निर्वात में अगर 100 लग रहा है तो 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 50। तो हमको ये वाला अगर वैल्यू जो बताया ना तो जल्दी समझ में नहीं आया, हमको आपेक्षिक विद्युतशीलता बताया गया, हम तुरंत समझ जाते हैं कि उसके बीच में कितना फोर्स लगता है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्या है कूलाम का नियम है। कभी कभी इस आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के, इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलने के साथ साथ परावैद्युतांक भी बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, है ना। तो क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को करना है आप ध्यान दीजिए। कूलाम का नियम क्या है बोलने से आप ये सब लिखेंगे और ये लिखेंगे, यहाँ पर मीडियम का ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये एक जानकारी देंगे और EM बराबर क्या होता है बोलने से एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद हवा निर्वात की अपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है ये बोलेंगे। मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या है -12। अब आप मुझे ये बताइए हवा निर्वात में जो लगने वाला फोर्स है, हवा निर्वात में लगने वाला फोर्स सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा तो ये दुनिया का सबसे कम चीज होने वाला होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये बहुत कम होगा तब ये बहुत ज्यादा होगा, मतलब हवा निर्वात की विद्युतशीलता बहुत बहुत कम, यानी सबसे लास्ट वैल्यू है, लोवेस्ट में। तो मीडियम की जो विद्युतशीलता होगा वो क्या होगा, इससे अधिक होगा। समझ में आ रहा है, इससे अधिक होगा, यानी एप्सिलॉन नॉट से क्या होगा अधिक होगा, याद रखिए अधिक होगा। तो ER क्या हो जाएगा किसी, अब ये ER क्या है, मैं अगर यहाँ EM डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा E नॉट। ER यहाँ का अगर पानी है तो पानी की अपेक्षिक विद्युतशीलता, हवा है तो हवा जो भी है, तो ई बार बार बोल रहा हूं जबकि एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन M एप्सिलॉन 0 से अधिक है, यानी ऊपर वाला अधिक हो गया और नीचे वाला क्या हो गया कम। अगर ऊपर अधिक है नीचे कम है तो ये हमेशा 1 से क्या होगा अधिक होगा। दैट मीन्स ये हमेशा क्या होगा 1 से क्या होगा अधिक होगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आएगा तो आपको समझना है कि अपेक्षिक विद्युतशीलता हमेशा क्या होता है 1 से अधिक होता है। तो ये आज तो मैं इतना बताया है ना, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा।
मैं आने वाले लेक्चर में एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, ये सब के बारे में, यूनिट चार्ज क्या होता है, ये सब के बारे में एक बार और देखेंगे। और यहाँ से हमारा लेक्चर जो है बेसिक स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल बताया। तो थैंक यू आज